हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल माउंटेन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब और मेहनत करिए, जितनी ताकत है झोंक दीजिए अपनी पढ़ाई में। देखिए, जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं उनके लिए समुंदर क्या चीज़ है। आसमान पर भी वो पत्थरों के पुल बना देते हैं। तो दोस्तों, अपने आप को किसी से कमज़ोर मत समझिए, पूरा जान लगा दीजिए पढ़ाई में और अपने मंजिल को पा करके रहिए। उसी को कहते हैं जान, जोश, जुनून कहते हैं। दोस्तों, जोश जुनून के साथ पढ़ाई करेंगे तो सफलता एक न एक दिन आपकी कदम जरूर चूमेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के सेशन में करते हैं शुरुआत। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किस बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है। बस छोटा सा वीडियो बनेगा दोस्तों, आप लोग आराम से इस वीडियो को देख करके अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम करवा देंगे और आप लोग एक या दो बार वीडियो को देख करके पूरे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। और लास्ट में 8-10 क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों, जो बहुत लेवल के क्वेश्चन हैं। उसमें से आप खुद देख लेंगे करके कि कितना क्वेश्चन आपको उसमें से आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं सेशन की शुरुआत। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है दोस्तों? तो जो डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है वो है श्वास नली। श्वास नली दोस्तों, जो गले में नाक से लेकर के गले तक लगी रहती है, ठीक है, जिसके अनुसार हम अपने सांसों को अंदर तक ले जाते हैं, उसे श्वास नली कहते हैं। देखिए, जो गले में दो नली होती है, एक भोजन की नली होती है जहाँ से भोजन का पचना स्टार्ट होता है। तो अगर पूछेगा भोजन का पचना स्टार्ट कहाँ से होता है दोस्तों, तो मुख से भोजन का पाचन स्टार्ट होता है, वो भोज नली होता है। ठीक है दोस्तों, वो भोजन की नली होती है और जस्ट उसके बगल में श्वास नली होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों नली क्या है, अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, ट्रिकोमा। ट्रिकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो दोस्तों याद रखिए, चाहे ट्रोकोमा दे दे, चाहे ग्लूकोमा दे दे और चाहे मोतियाबिंद दे दे। क्या दे दे? चाहे ट्रिकोमा, चाहे ग्लूकोमा और चाहे मोतियाबिंद दे दे दोस्तों, तो ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो आँख को करता है। दोस्तों, आँख से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, किस चीज़ पे बनता है? आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर को छाप दीजिए। और एक क्वेश्चन और बताइए आप लोग कि आँख के जो नस होती है, ब्रेन से आँख तक कौन सी नस जुड़ी रहती है? तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आ रहा है क्वेश्चन का जवाब तो फटाफट अपने आंसर को छाप दीजिए जल्दी से, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो ट्रिकोमा रोग होता है वो कहाँ किसको प्रभावित करता है? आँख को। ग्लूकोमा किसको प्रभावित करता है? आँख को। और मोतियाबिंद किसको प्रभावित करता है? आँख को। ठीक है दोस्तों, और किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस पे बनता है? तो रेटिना पे बनता है। आप लोग याद रखिएगा। और ब्रेन से आँख तक जुड़ने वाली नस को क्या कहते हैं? ऑप्टिक नस कहते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और आँख आपकी कितने ग्राम की होती है? तो 8 ग्राम की होती है। दोस्तों, हम एक क्वेश्चन के पीछे कई क्वेश्चन कराएंगे ताकि आप लोगों का कहीं से क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं मलेरिया। जो मलेरिया रोग होता है वो किसे प्रभावित करता है? तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो जो मलेरिया होता है, मलेरिया किसे प्रभावित करता है? तिल्ली को प्रभावित करता है। तिल्ली यानी प्लीहा को। प्लीहा को करता है जिसे क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो होता है आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं जब मरती है उसमें, तो लाल रक्त कणिकाओं का
कब्रगाह किसे कहा जाता है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है दोस्तों, तो प्लीहा को कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आरबीसी यानी आरबीसी का कार्य क्या होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है वो कौन करता है, आरबीसी। और एक होता है डब्ल्यूबीसी, वो क्या होता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली होता है, क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। और दोस्तों रक्त से क्वेश्चन और याद रखिएगा, रक्त समूह की खोज किसने किया था और रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेनिंजाइटिस। एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आप लोग। जो मेनिंजाइटिस रोग होता है वो ब्रेन में होता है दोस्तों। अगर पूछता है जो मस्तिष्क होता है वो किस झिल्ली से ढका रहता है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो ब्रेन होता है वो मेनिंजाइटिस झिल्ली से ढका रहता है। और जब मेनिंजाइटिस झिल्ली में सूजन आ जाता है उसी को मेनिंजाइटिस रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये ब्रेन का क्वेश्चन है। ब्रेन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, सेरिब्रम होता है। और सबसे बड़ा भाग कौन हो गया, सेरिब्रम हो गया। और सबसे छोटी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा सबसे छोटी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो ब्रेन में पाई जाती है। उसका क्या नाम है, पीयूष या पिट्यूरी ग्रंथि कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में। और ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा क्या हो गया, सेरिब्रम। अब अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन के पीछे 2-3 क्वेश्चन हम बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान से आप लोग नोट करते चलिएगा। अब होता है हर्पीज बीमारी दोस्तों। तो जो हर्पीज बीमारी होती है वो किस अंग को प्रभावित करती है, तो दोस्तों त्वचा को प्रभावित करती है। किसे प्रभावित करती है, त्वचा को प्रभावित करती है। तो आप लोग याद रखिएगा किसे, त्वचा को प्रभावित करती है। अब त्वचा के कितने भाग होते हैं, तो त्वचा के कितने परतें होते हैं दोस्तों, तो 3 परत होती है त्वचा के। पहला परत क्या होता है, एपिडर्मिस। दूसरा परत क्या होता है, द डर्मिस। और तीसरा परत क्या होता है, हाइपोडर्मिस। यानी त्वचा में कितनी परतें पाई जाती हैं, 3 परतें पाई जाती हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं टिटनेस। 6वां नंबर क्वेश्चन है टिटनेस बीमारी किसे प्रभावित करता है, किस अंग को, तो तंत्रिका तंत्र को ये यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम, कोण किसे प्रभावित करता है, तो ये भी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोण किसको प्रभावित करता है, तो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज किसे प्रभावित करता है, तो रेबीज किसे प्रभावित करता है दोस्तों, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज की खोज किसने किया था, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था दोस्तों। किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। इसे याद रखिएगा। और रेबीज की बीमारी कब होती है, कुत्ते या सियार के काटने से होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसी से क्या होता है, रेबीज की बीमारी होती है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पोलियो से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र। दोस्तों याद रखिएगा, कोढ़, रेबीज और पोलियो से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र। तीनों रोगों से प्रभावित होता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है चेचक से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो दोस्तों चेचक से पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है, फुल बॉडी प्रभावित हो जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, चेचक के निवारण के लिए यानी चेचक को ठीक करने के लिए कौन सा वायरस यानी किस वायरस से होता है चेचक, तो बेरीसोला वायरस से होता है। किस वायरस से होता है, बेरीसोला वायरस से होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ये चेचक क्या चीज़ है, ये सबके घर में होती हैं, यानी इन्हें माता जी कहीं कहीं पे माता जी मान करके इनकी पूजा पाठ भी लोग करते हैं। यानी इसका मतलब होता है जिसको चेचक हो गया उसके घर में साफ सफाई रखना अनिवार्य होता है दोस्तों। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है खसरा। जो खसरा बीमारी होता है वो किसे प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा पूरे शरीर को। देखिए शरीर को यानी संपूर्ण शरीर को खसरा बीमारी। और क्या लिखवाए हैं? चेचक। चेचक भी किसे यानी पूरे शरीर को। और उसके बाद खसरा हो गया, चेचक हो गया, और डेंगू ज्वर भी किसे करता है? पूरे शरीर को। तो दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा, चेचक, खसरा और डेंगू ज्वर किसे प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा किसे? पूरे शरीर को प्रभावित करता है। कौन कौन भैया? चेचक, खसरा और डेंगू ज्वर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी जल्दी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला होता है प्लेग। अब प्लेग रोग होता किससे है? तो चूहा से होता है। किससे होता है? चूहा से होता है दोस्तों। और ये किसे प्रभावित करता है? तो फेफड़े यानी लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित करता है। ये आप लोग याद रखिएगा। और लाल रक्त कणिकाओं का आकार कैसा होता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब छाप दीजिए। और आरबीसी, देखिए आरबीसी को ही लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। यानी रेड ब्लड सेल आरबीसी को ही बोला जाता है। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन होता है। कि यहाँ से 20 से 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला दिख निमोनिया। निमोनिया बीमारी जो होती है किसे प्रभावित करती है? तो लंग्स यानी फेफड़े को प्रभावित करती है निमोनिया बीमारी, आप लोग याद रखेंगे। और क्षय रोग यानी टीबी जो होता है वो किसे प्रभावित करता है? तो वो भी आपको फेफड़े को प्रभावित करता है, टीबी यानी क्षय रोग। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा टीबी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर को छाप दीजिए दोस्तों, जल्दी से। तो टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं काली खांसी। काली खांसी किससे प्रभावित करती है दोस्तों? तो याद रखिएगा जो काली खांसी होती है वो भी किसको प्रभावित करती है? फेफड़े को। तो दोस्तों इसमें देख लीजिए फेफड़े को प्रभावित करने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। तो याद रखिएगा पहला क्या है? प्लेग हो गया। कौन से हो गया? प्लेग हो गया। और दूसरा क्या हो गया दोस्तों? निमोनिया हो गया। क्या हो गया? निमोनिया हो गया। और अगला क्या हो जाएगा दोस्तों? किससे यानी फेफड़े को प्रभावित करने वाला कौन सा हो गया? तो क्षय रोग हो गया। और क्या हो गया? काली खांसी किसको प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा फेफड़े को प्रभावित करता है। तो दोस्तों चार आप लोग याद रखेंगे, प्लेग, निमोनिया, क्षय रोग और काली खांसी किसको प्रभावित करती है दोस्तों? तो याद रखिएगा किसको प्रभावित करती है? फेफड़े को। ठीक है ना। प्लेग, क्या? प्लेग पहला याद रखिएगा, प्लेग, दूसरा निमोनिया, तीसरा क्षय रोग। क्षय रोग को टीबी कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद काली खांसी, ये सब किसको प्रभावित करती है दोस्तों? तो फेफड़े को प्रभावित करती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और टीबी रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को हमने बता दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और एक एक क्वेश्चन को दोस्तों अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से दे एकदम फाड़ के रख देना दोस्तों, छूटना नहीं चाहिए आप लोगों का। तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, दमा। दमा में क्या होता है दोस्तों? सांस फूलने लगता है इंसान को, सांस लेने में परेशानियां होने लगती है। तो जो दमा होता है वो किसे प्रभावित करता है? वो भी हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है इन्फ्लूएंजा। इन्फ्लूएंजा बोला जाता है। ठीक है, जो ये बीमारी होती है किसको प्रभावित करती है? श्वसन तंत्र को ही दोस्तों खत्म कर देती है ये, यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देती है, जिससे इंसान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, फ्लू बीमारी, ये किसे प्रभावित करती है? ये भी आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। तो याद रखिएगा इन्फ्लूएंजा और फ्लू बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आ गया है। तो देखिएगा इसे, रिकेटस जो बीमारी होती है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये रिकेटस बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन डी की कमी के कारण होती है। कौन सी बीमारी? रिकेटस बीमारी दोस्तों। और ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? हड्डियों को प्रभावित करती है। शरीर की हड्डियां भंगुर यानी कमजोर हो जाती हैं, फास्फोरस की कमी हो जाती है हड्डियों में। हड्डियां अगर थोड़ी भी ऊंचाई से गिर जाए इंसान तो टूट जाती हैं, यानी रिकेटस की उसमें
कमी आ जाती है दोस्तों। तो इसी की रिकेटस बीमारी किसके लिए है, तो हड्डियों के लिए। अब पूछा जाता है हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो नोट कर लीजिएगा, जो हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछे मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होती हैं, 206 होते हैं। और कान में कितने होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 3 1 में यानी 6 होते हैं। आप लोग याद रखिएगा मिस से याद रखिएगा, कान की हड्डियां बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो मिस से हो गया मेलियस, आई से हो गया इनकस और एस से हो गया स्टेपीज। स्टेपीज जो हड्डी है दोस्तों शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, इसलिए हमने आपको बता दिया है। अगला देखते हैं दोस्त, क्या है 21 नंबर क्वेश्चन, एथलीट फुट बीमारी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एथलीट जो फुट बीमारी होती है किसके कारण होती है, तो कवक के कारण होती है दोस्तों। नोट कर लीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन के साथ 2 और 3 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन के भरोसे मत रहना, जितने बता रहा हूँ उसको नोट करते चलना। ठीक है दोस्तों, तो जो एथलीट फुट बीमारी होती है किसके कारण होती है, कवक के कारण। और गंजापन भी किसके कारण होता है दोस्तों, गंजापन भी किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। दाद खाज खुजली किसके कारण होता है दोस्तों, ये भी दाद खाज खुजली, गंजापन, एथलीट फुट, ये सारी बीमारियां किसके कारण होती है, कवक के कारण होती है। अब दोस्तों कवक का अध्ययन कहलाता क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर को छाप दीजिए। तो क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है, कवकों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला देखते हैं घेघा रोग। अब दोस्तों घेघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों। इसीलिए अब पर्याप्त मात्रा में आयोडीन लेना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी से। और ये किसे प्रभावित करता है, थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। और थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गला में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पाई जाती है, गला में पाई जाती है। जिसे गांव में थायराइड ग्रंथि जब सूज जाती है तो उसे क्या कहते हैं, गलसूमा रोग कहते हैं दोस्तों। और ये किसके कारण होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। इसी को घेघा रोग कहते हैं, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, पीलिया। पीलिया किसे प्रभावित करती है दोस्तों, याद रखिएगा, यकृत यानी लीवर को प्रभावित करती है। कौन सी बीमारी, पीलिया बीमारी। तो याद रखिएगा इसे, पीलिया बीमारी किसे प्रभावित करती है, लीवर को। ठीक है, और सिरोसिस बीमारी भी कहाँ होती है, तो लीवर में होती है। और किससे होती है, तो दारू पीने से होती है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दांत खाज खुजली। हमने बताया जो दांत खाज है ये स्किन की बीमारी है, किसके कारण होती है, कवक के कारण होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पीलिया बीमारी किसे प्रभावित करती है, यकृत को। दांत खाज खुजली त्वचा, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन जो आपके सामने है, पायरिया। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी है, सबको पता है, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं मुझे पता है, सबको पता है। अब पायरिया बीमारी जो होती है दोस्तों, ये किसे प्रभावित करती है, तो दांत में मसूड़ों को प्रभावित करती है। पीलापन आ जाता है, दांत को भंगुर बना देता है और दांतें क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब दांत बने किसके होते हैं और दांत के सबसे कठोर भाग क्या होता है दोस्तों, अब आप लोग जल्दी से बताइए अपना आंसर। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन के साथ मैं बार बार कह रहा हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो हर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी दांत का सबसे कठोर भाग क्या होता है, इनामिल होता है। याद रखिएगा दोस्तों, क्या होता है, इनामिल होता है दांत के सबसे कठोर भाग। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। और आगे देखते हैं एड्स। एड्स जो होता है ये किसे प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को। प्रतिरक्षा प्रणाली किसे कहते हैं, WBC को। जब ये रखवाला ही नहीं रहेगा, यानी WBC को ही एड्स के जो वायरस होते हैं जा करके मार देते हैं। जब प्रतिरक्षा प्रणाली ही नहीं रहेगा तो इंसान कहाँ से बचेगा दोस्तों। तो एड्स ऐसा डेंजरस बीमारी है जो किसे मार देती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को ही मार देती है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, आप लोग याद रखेंगे, एड्स का
फुल फॉर्म। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कहीं कहीं देता है HIV, इसी को दे देता है HIV। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है दोस्तों। तो आप लोग एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अच्छे से आप लोग नोट करते चलिएगा दोस्तों। अगर एक बार में नई वीडियो समझ में आ रही है तो दोबारा देख लेना दोस्तों, लेकिन हर क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तबीयत नहीं मेरा सही है, आप लोग माफ़ करिएगा, खांसी आ जा रही बीच में, ठीक है। तब भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त। अगला देखते हैं हैजा बीमारी। अब हैजा जो बीमारी होती है, हैजा और टाइफाइड, ये दोनों किसे प्रभावित करती हैं, आंत को प्रभावित करती हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। जो हैजा होता है वो किसके कारण होता है, तो दूषित जल के कारण होता है दोस्तों। क्या हैजा बीमारी किसके कारण होता है, दूषित जल, जिसे कालरा कहते हैं। और टाइफाइड तो आम बात है, सबको पता है। ये दोनों किसको प्रभावित करते हैं, आंत को प्रभावित करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। अब क्वेश्चन को तो आप लोग नोट करते ही चलिएगा, क्योंकि आप लोग खुद देखेंगे 10-8 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, जिसमें आपसे कितना आ रहा है और कितना आप खुद से कर पा रहे हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से किससे खसरा रोग होता है, तो जल्दी से देखिए किसके कारण खसरा रोग होता है दोस्त। देखिएगा, आंसर तो दिख रहा है, आपको पता हो जाएगा, लेकिन खुद से उम्मीद करिए क्या आपको पता है इसका जवाब, ठीक है दोस्तों। तो किससे खसरा रोग होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है खसरा रोग, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के पैरों में जो हाथी पांव रोग होता है। देखते होंगे किसी किसी व्यक्ति का एक या दोनों पांव एकदम मोटे मोटे हो जाते हैं दोस्तों, हाथी के पैर जैसे हो जाते हैं, तो उसे हाथी पांव कहते हैं या फिर एलिफेंटियासिस कहते हैं। यह किसके कारण होता है, तो वचेरिया, ठीक है। तो याद रखिएगा कारण क्या होता है, एलिफेंटियासिस का कारण होता है, और क्या किसके कारण, वाचेरिया के कारण होता है, यानी हाथी पांव रोग, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया दोस्त। अगर इस क्वेश्चन को अगर आपके पेपर में आ जाए तो शायद आप लोग फंस जाएंगे दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूँ हर क्वेश्चन पे ध्यान दे के पढ़ाई करिए, क्वेश्चन को इग्नोर मत करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन को इग्नोर करिए और पेपर में क्वेश्चन आपको इग्नोर कर दे दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 1 या 2 बार पढ़िए, क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है, तो जल्दी से बताइए। इनमें से इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। और HIV भी दोस्त किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। जुकाम भी किसके कारण होता है, क्या दोस्तों, जुकाम जो होता है ये किसके कारण होता है, तो ये भी वायरस के कारण होता है। ये तीनों आप लोग याद रखेंगे, इन्फ्लुएंजा बीमारी, HIV और जुकाम तीनों किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, लक्षणों को नियंत्रित करने वाली, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, लक्षणों को नियंत्रित करने वाली आधुनिक इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों, तो जीन कहते हैं। इस क्वेश्चन को छाप लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही डाले जाएंगे जो आप कम सुने रहिए, ठीक है ना। एग्जामिनर इतने पागल नहीं होते हैं, 10-20 हज़ार क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करते हैं और उसी में से देखते हैं दोस्तों। तो आप लोग जो सुना, बार बार सुना गया क्वेश्चन है उसको मत पढ़िए, जो क्वेश्चन अचानक से मिल रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, उसको पढ़िए दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से लिंग संलग्नता विकार कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा टर्नर सिंड्रोम है दोस्तों, लिंग संलग्नता का विकार। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पुत्र का लिंग होता है वो किसके गुणसूत्र पर आधारित होता है, तो पिता के गुणसूत्र पर आधारित होता है। आप लोग याद रखिएगा, पुरुषों में क्या पाया जाता है, X और Y पाया जाता है दोस्तों, क्या पाया जाता है, X और Y पाया जाता है। और महिलाओं में क्या पाया जाता है दोस्तों, यह डबल X पाया जाता है। तो याद रखिएगा क्या पाया जाता है,
डबल एक्स पाया जाता है। अगर एक्स एक्स का मिश्रण हो जाता है तो लड़की पैदा होती है, और एक्स वाई का मिश्रण होता है तो दोस्तों लड़का पैदा होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या अनुपस्थित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कैसा है दोस्तों, तो एक बार लगा करके बताइए इस क्वेश्चन को। जो जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या अनुपस्थित होता है, यानी इनमें से क्या नहीं होता है, तो सहकोशिका अनुपस्थित होता है, नहीं होती है। बाकी चलनी कोशिका और मुदतक कोशिका और रेशे भी क्या होते हैं आप लोग याद रखेंगे। 3 होती हैं और सहकोशिका नहीं होती है, तो इन तीनों को याद कर लेंगे तो चौथा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो याद रखिएगा, रेशे और मुदतक और चलनी कोशिका पाई जाती है जिम्नोस्पर्म में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। जीव के जीवन का आधार क्या होता है, तो आनुवंशिक होता है दोस्तों। इसे आप लोग याद रखेंगे। क्या होता है जीव के जीवन का आधार, तो आनुवंशिक पदार्थ होता है जीवन का भौतिक आधार। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जीवन के भौतिक आधार तो हो गया। अगला देखते हैं, मधुमेह के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों मधुमेह के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है मधुमेह के उपचार में। दोस्तों आप लोग याद करिएगा इस क्वेश्चन को और अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, मछली पालन में प्रमुख रूप से क्या प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मछली पालन से क्या प्राप्त होता है, मछली खाने वाले मछली को खाते हैं यानी भोजन प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा मछली पालन से क्या होता है, भोजन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, बढ़ते हैं, जीवाणु बीटी किसका संश्लेषण करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही मैंने अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, आप लोग खुद क्वेश्चन को देख करके पता लग रहा होगा। तो जीवाणु बीटी जिसका संश्लेषण करते हैं वो क्या होता है, विष, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जहर, जिसको इंसान खाकर तुरंत ही मर जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, विष। यानी जीवाणु बीटी जो होता है किसका संश्लेषण कर लेता है, तो विष का संश्लेषण कर लेता है। दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन में, जो इंसान जहर खाया रहता है शरीर के कौन से पार्ट को चेक करके बताया जाता है कि इंसान जहर खाया है, तो याद रखिएगा वो होता है लीवर होता है दोस्तों। तो आप लोग अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, वार्षिक वलय कहाँ पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्षिक वलय कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा मौसम एक समान जब रहता है, ठीक है, वार्षिक वलय कहा जाता है। ठीक है, और उसी में पाया जाता है। अब पौधों की उम्र किससे ज्ञात की जाती है दोस्तों, तो याद रखिएगा जो पौधों की उम्र ज्ञात की जाती है वो वलयों की गिनती करके बताया जाता है कि पौधे कितने वर्ष तक का है। ठीक है दोस्तों, अगला इसमें देख लेते हैं, जो पौधों में फल लगते हैं और जो पौधा सूर्य की तरफ, जो पौधा होता है सूर्य की तरफ झुकता है, किसके कारण वो झुकता है। जैसे सूर्यमुखी का पौधा है दोस्तों, सूर्य की तरफ झुकता है तो किसके कारण, जो सूर्यमुखी में ऑक्सीजन हार्मोन्स पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो ऑक्सीजन हार्मोन्स पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो पौधा सूर्य की तरफ झुक जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा वनस्पति विज्ञान से एक वीडियो बहुत अच्छा खूबसूरत बना करके 2-1 दिन में डाल देंगे। आप लोग इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। पर्यावरण से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं सब उसमें झोंक दिया जाएगा और आप उतने ही मेहनत से अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए। पढ़ेंगे तो अपनी ईमानदारी और पढ़ाई पे भरोसा रखिए, आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, पेरिडर्म किससे संबंधित है। तो जो पेरिडर्म होता है वो कार्क और कार्क कैम्बियम और दूसरा
बलकुट से संबंधित होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल और एसएससी 10+2 ये दोनों में पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेरिडर्म किससे संबंधित है, कार्क कैम्बियम और दूसरा बलकुट से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन एक एंजाइम की संकल्पना। देखिए, एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना किसने दी थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, बीडल और टैटल ने दी थी एक जीन और एक एंजाइम की संकल्पना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। क्या है, एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना किसने दिया, बीडल और टैटम ने दिया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग ध्यान से और इसका जवाब दे दीजिए। केलोस क्या है, तो जो केलोस है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट होता क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट वो चीज़ होता है दोस्तों जो इंसान में तुरंत क्या ले आ देता है, ऊर्जा ले आ देता है। क्या चीज़, कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए जो दौड़ते हुए खिलाड़ी होते हैं, यानी दौड़ने वाले खेलने वाले प्लेयर होते हैं, उनको जब तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उनको क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। और सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, आपको ग्लूकोज में ग्लूकोज दिया जाता है और ग्लूकोज में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर कोई इंसान दौड़ता है, थक जाता है, तुरंत ही उसको ग्लूकोज दे दिया जाता है और जैसे वो अपने मुंह में डालता है उसके पास एनर्जी दोबारा आ जाती है दोस्तों, वो अपने रेस को फाइनल कर ले जाता है। तो आप लोग भी थकिए मत, जबरदस्ती पढ़ाई करिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए, हर क्वेश्चन को याद कर डालिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। क्या है, निम्न में से एक प्रारूपिक गुणसूत्र का भाग कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, नहीं को छोड़िए, आप लोग हाँ में चलिए। क्या, अर्ध गुणसूत्र है, अनुषंगी है और क्या है, वर्णक ऋकाय है, यानी 3 पाए जाते हैं। कौन सा, एक प्रारूपिक गुणसूत्र कौन कौन से है, अर्ध गुणसूत्र और क्या है, अनुषंगी गुणसूत्र और क्या है, वर्णकणिकाएं पाई जाती हैं। और जो नहीं पाई जाती हैं दोस्तों उसको हमको देखना ही नहीं है, बस 3 याद रख लीजिएगा, अर्ध गुणसूत्र, अनुषंगी और वर्णकणिकाएं पाई जाती हैं। और इसके अलावा कोई भी देगा दोस्तों तो वो चीज़ कैंसिल कर दीजिएगा आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जीव के अंगुणित गुणसूत्रों के सेट या जीनों को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कहते हैं, जीव के अगुणित गुणसूत्रों के सेटों या जीनों को क्या कहा जाता है, यानी शरीर में जो जीन पाए जाते हैं उसे कहते क्या है दोस्तों, तो उन्हें क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है, क्वेश्चन खत्म ही होने वाले होंगे। मेंडलवाद ने पुनः खोजकर्ता कौन थे, तो जो मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता थे दोस्तों, मेंडल एक वैज्ञानिक था जो मटर के पौधों को, जंगलों से 2 मटर के पौधों को, एक बड़े को और एक छोटे को, दोनों को मिला करके एक में जोड़ दिया। तो पाया क्या दोस्तों, जब उसका जो हाइट गया मध्यम वर्ग में गया, और इसी ने, जैसे आज की डेट में हम लोग कलमी आम लगा देते हैं, छोटे पर फरने लगता है, कोई भी पौधा छोटा लगा देते हैं, फूल का होता है, तो जो कलम का किया हुआ होता है वो किसका सिद्धांत है दोस्तों, मेंडलवाद का सिद्धांत है। आप लोग याद रखिएगा। और दोबारा से किसने खोजा है, तो डिब्रिज और कारेंस सैरमैक ने खोजा है। कौन, मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता, यानी दोबारा से, जो मेंडल ने किसका खोज किया था, मटर के पौधे का, ठीक है ना, और जंगलों से, और उसको पुनः खोजकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा डिब्रिज, कारेंस और सैरमैक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन तथा जेनेटिक्स पदों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जोहानसन और बेटसन ने किया था जीन तथा जेनेटिक्स पदों का उपयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हल्का नहीं है, आप लोग क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा। निम्नलिखित में से किस रोग का उन्मूलन हो चुका है, यानी इनमें से 4 रोग दिए गए हैं, इसमें से जो चेचक रोग है दोस्तों, इसका उन्मूलन भारत से हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिएगा, मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों अच्छे क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।